कॉलेज में एक्चुअली मेरे कुछ प्रोफेसर वगैरह थे, वो पीसीएस की कॉपी चेक करते थे, वो पैनल में थे उस टाइम पे। तो उन्होंने मतलब मेरी कॉपी वगैरह देखी थी, तो उन्होंने कहा था कि तुम मतलब लिख लेते हो, अच्छा लिख लेते हो ठीक ठाक, तो एक बार ट्राई करना प्रिपेयर करने का यूपीएससी या पीसीएस के लिए। 12 बज गए तो मैं धीरे धीरे लेट गया था कि अब तो नहीं आएगा शायद, ये फेक न्यूज है, बट वो अचानक से आया। तो सर पहली बात तो मैं एक्सपेक्ट किया था कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सर आपके में भी मैं आंसर लिखता था, वहाँ पे भी कॉपी जो रिव्यू होती थी अच्छी होती थी, कुछ तो बेस्ट कॉपी में भी थी, प्लस एक दो और टेस्ट सीरीज लिखा था, उसमें भी मार्क्स अच्छे आते थे। तो ये तो था सर कि मुझे ये पता था कि सिलेक्शन हो जाएगा, बट सर्विस मैं थोड़ा ऊपर की चाहता था कि एटलीस्ट 5400 ग्रेड पे की कोई मिल जाए। सर बेसिकली इसका यही है कि हमारे बीच में से ही लोग सिलेक्ट होते हैं, तो हर हर इंसान एक ऐसा होता है इसके आसपास भी सिलेक्ट हो रहा होता है, और इंसान यही सोचता है कि यार मैं भी तो सेम ही पढ़ रहा था, बट मेरा नहीं हुआ, इनका हो गया। सर उस टाइम मैं अपने आप से यही कहता था कि अभी मेरा टाइम नहीं है, कुछ भी गलती रह गई उसको पहले तो आइडेंटिफाई करके उसको सही करना है, क्योंकि ऐसा सर नहीं होता है कि हम सब कुछ ही अच्छा कर दें और फिर खराब हो जाए, कुछ ना कुछ कमी होती है। सर मेरे भी मेंस में कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी, तभी थोड़ा कम रह गया। मैं पेपर में तो रिफ्लेक्ट कर पाया था, क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी वो आपकी मैं पहले दिन से ही स्टार्ट कर दिया था। जैसे आपने कहा था कि इंट्रो कंक्लूजन का सेपरेट कॉपी बना लो, वो मैं पैरेलल बनाता रहता था। और उसके बाद जो ग्राफ वाले पॉइंट्स थे या जो इनोवेशन कीवर्ड वाले थे, वो सभी मैं यूज़ करता था। सर बस वो फार्मूला वाला जो था, फार्मूला को मैंने एज ए मेन पॉइंट बहुत कम यूज़ किया है, मैं ज़्यादातर कंक्लूजन में ही यूज़ कर पाया था रियल एग्जाम में, बट मैंने यूज़ किया था उसको भी। क्या हाल है बालक, कैसे हो? बढ़िया है सर, बढ़िया है। हिंदी माध्यम के बच्चे हो, बढ़िया ही रहते हो हमेशा, है ना? ये तो पॉजिटिविटी तो रहती है हिंदी मीडियम के बच्चों में, नहीं? जी सर, उसका ऑप्शन भी नहीं ना कुछ। नहीं, ऑप्शन तो है, इसमें क्या है? बोलते नहीं है बहुत खराब है, बहुत खराब है, इसमें क्या है? बट हाँ, हिंदी माध्यम में एक पॉजिटिविटी तो रहती है। जस्ट एक और हिंदी माध्यम की बच्ची से ही बात कर रहा था मैं, उससे मैंने बाद में वो सवाल पूछा था, तेरे से सबसे पहले यही पूछूंगा सवाल कि ये एज ए हिंदी मीडियम आपको क्या लगता है कि ये एज ए स्ट्रेंथ की तरह काम करता है कि एज ए वीकनेस की तरह काम करता है आपके हिसाब से? आप बहुत सारे अटेम्प्ट तो दिए नहीं, दो तीन अटेम्प्ट दिए हैं शायद आपने, बस, है ना? सर ये दूसरा था मेरा। हाँ। तो दो अटेम्प्ट में पेपर पास कर लेना मतलब क्या वो? बट फिर भी ऐसा हो सकता है ना कि अगर इंग्लिश होते तो और पहले नहीं हो जाता, या हिंदी के हो तो दूसरा हो रहा है। तो हिंदी एज अ मीडियम दो, एक रितेश के लिए और एक जनरल एस्पिरेंट्स को आप देखते होगे वहाँ, हिंदी मीडियम की क्वालिटी देखते होगे, कंटेंट की क्वालिटी, इंग्लिश मीडियम की क्वालिटी देखते हो, एक अप्रोच देखते होगे। तो मुझे, मैं दोनों समझना चाहूंगा आपसे कि एक तो रितेश को हिंदी की स्ट्रेंथ मिला थी, वीकनेस, और दूसरा जनरल। सर मुझे लगता है, अगर मैं अपने लिए देखूं तो मुझे तो मतलब मेरे लिए एज ए स्ट्रेंथ ही है, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा कि मैं उसकी वजह से कहीं पीछे रह गया हूँ। जो पहला अटेम्प्ट था मेरा, मैं उसमें फ्री में बाहर हुआ था, बट मुझे कहीं ना कहीं हमेशा से कॉन्फिडेंस था सर। और अ, मतलब आपको सर थोड़ा सा वो लगेगा कि शायद मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ, बट आप जब मैंने कॉलेज में था मैं 2018-19 में, तो आपका प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मैं वो देखता था टेलीग्राम पे। तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी भी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ आपका बैच लेके दूंगा। तो थैंक्स यार। मुझे सर वो तो सर एक इत्तेफाक था कि मैं इंग्लिश वाला ज्वाइन करने जा रहा था, बट वो एक इत्तेफाक था कि आपने कहा कि मैं पीसीएस के लिए हिंदी में भी लॉन्च कर रहा हूँ, वरना मैं इंग्लिश वाला ले लेता था। हाँ, एक्चुअली हमने पहले सोचा नहीं था, हमारा भी पहला ही बैच था भाई। तो हम भी उतने ही ठीक है। अनसर्टेन थे जितने बच्चे, बिकॉज वो, जैसा आपने बताया, वो ना एक एक टीचर के साथ एक एक बच्चे का ट्रस्ट जुड़ा होता है कि अब ये जो ठीक बता है। रहा है, अगर ये बोलेगा तो ठीक ही करेगा, मतलब। और वो ट्रस्ट ही गेन करना सबसे मुश्किल गेम है हमारे इस पूरी इंडस्ट्री में। तो अगर वो जी सर। ट्रस्ट रहा कंटिन्यू तो उसको हर करना है। तो पहले हमने सोचा हम सिर्फ इंग्लिश करेंगे, पहले तो हमने सोचा कुछ नहीं करेंगे, फिर हमने सोचा चलो इंग्लिश कर लेते हैं, फिर इंग्लिश किया तो फिर वो ऐसा लगा कि यार अब वो हिंदी में बच्चा आता था मुखर्जी नगर से। ऑफलाइन में क्या दिक्कत होती है ना, मुखर्जी नगर में यूजली किराया थोड़ा कम है, राजेंद्र नगर में ज्यादा है। तो सबको ध्यान में जी देके सर। तो ऐसा लगता है कि मुखर्जी नगर में वो बच्चा रहता है जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली उतना समृद्ध परिवार से नहीं आता है। तो उसके आने में 100 रुपये लगते थे, जाने में 100 रुपये लगते थे, तो 200 रुपये जी यही सर। खर्च कर देता था वो। तो अगर मैंने उसको एक दो महीने बुला लिया तो 10-12 हजार का तो खर्चा हो जाएगा उसका। तो फिर वो सब करके हमने फिर फाइनल करके डिसाइड किया कि पहला स्टेप में हिंदी में लॉन्च करते हैं, और अगर बच्चा ठीक रहेगा, उसको समझ भी आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर मुखर्जी नगर में भी जाएंगे। तो फाइनली अब तो मुखर्जी नगर में भी सेंटर है, वहाँ बच्चा वहीं के वहीं आ सकता है। बट थैंक यू सो मच फॉर बस ट्रस्ट। मेरा मेरा सर वही है, हिंदी इंग्लिश का जो आपने कहा सर, मेरा तो वही था सर कि मुझे तो
मीडियम का भी ऐसे मैं पहले ट्रांसलेट करके मटेरियल यूज़ करता था नोट्स वगैरह बनाने के लिए भी, क्योंकि ये तो सच है कि हिंदी में सर क्वालिटी मटेरियल नहीं है, पहले नहीं था, अब धीरे-धीरे आ रहा है मार्केट में। बट आपका बैच आ गया हिंदी में तो बहुत सी चीज़ें आसान हो गई, वरना उसमें टाइम ज़्यादा लगता। जब आप कॉलेज ये तो यूपीएससी या यूपीपीसीएस देना कॉलेज में ही सोच लिया था क्या, कि यार तब तैयारी करने का कब से सोचा है कि हाँ मेरे को इस फील्ड में जाना है? तो कॉलेज में एक्चुअली मेरे कुछ प्रोफेसर वगैरह थे, वो पीसीएस की कॉपी चेक करते थे, वो पैनल में थे उस टाइम पे। तो उन्होंने मतलब मेरी कॉपी वगैरह देखी थी, तो उन्होंने कहा था कि तुम मतलब लिख लेते हो, अच्छा लिख लेते हो ठीक-ठाक, तो एक बार ट्राई करना प्रिपेयर करने का यूपीएससी या पीसीएस के लिए। कॉलेज वहां हम उस पे थे कि कॉलेज से सोचा था क्या, तो प्रोफेसर थे जिन्होंने पीसीएस कॉपी चेक हाँ, की? तब तो उन्होंने कहा था कि एक बार मतलब अगर एक बार ट्राई करना चाहो तो इधर पढ़ के देखो यूपीएससी एंड पीसीएस के लाइन में, आंसर वगैरह तुम्हारा ठीक रहता है, लिख लेते हो, अच्छा लिखते हो, राइटिंग वगैरह ठीक है। तो सर वो फिर मैंने स्टार्ट किया था धीरे-धीरे, तो पहले तो सब लोग यूपीएससी की ही करते हैं, कोई पीसीएस की नहीं करता। और उस टाइम तो रेगुलर पेपर भी नहीं होते थे पीसीएस के, तो मेरा ऐसे पीसीएस में जाने का कुछ मोटिव नहीं था। मैंने 2 अटेम्प्ट दिया, फिर मुझे लगा कि यूपीएससी नहीं हो रहा है, पीसीएस साथ में दे रहा था, तो ये भी नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार डेडिकेटेड अटेम्प्ट देता हूँ पीसीएस के लिए। तो 24 वाला अटेम्प्ट थी शायद, जिसमें सर मैंने केवल यूपीपीसीएस दिया था। वो डेडिकेटेड आपने फिर यूपीपीसीएस ही दिया था, फिर उस टाइम पे हाँ, सर उस यूपीएससी? समय मैंने स्किप कर दिया था, तो जी सर, स्किप कर दिया। ऐसा होता भी है कि एक साल एक एग्जाम एक साल खा जाता है यूजुअली, कम से कम तो उसको एक साल तो सर रहना ही। एक्चुअली पहले दोनों के बीच में गैप मैच 15 दिन का होता था। जैसे अगर 14 मई को पढ़ रहा है यूपीपीसीएस, तो 28 मई को यूपीएससी पढ़ जाता था। तो सर वो दोनों एग्जाम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते थे। हम्म। तो अभी आप घर पे हो, गोंडा में हो, कहाँ पे हो एट प्रेजेंट? घर पे ही हूँ, कुछ रीज़न्स हैं पर्सनल, उसकी वजह से घर पे ही रहना पड़ता है। अच्छे भी रीजंस हैं, मतलब ठीक है, घर पे बढ़िया है। कहाँ मुखर्जी नगर में? वैसे भी कोई बहुत अच्छी जगह है क्या? नहीं सर, वो तो है ही। कभी आए हो मुखर्जी मतलब नगर? हाँ सर, मैं कभी-कभी आता हूँ। मैं कभी पहले आता था, मटेरियल वगैरह लेना होता था, तो अब तो कोरियर वगैरह आ जाता है, बट पहले नहीं जाता था। ऑफिस अच्छा। वगैरह का या कुछ है, फिर जाता था। अच्छा, तो ये बताओ, जब रिजल्ट आया होगा रात को, जो ऐसा बॉम्ब सेका है आयोग ने, तो उस टाइम तो मतलब सो गए थे, उठे हुए थे, रिजल्ट किसने देखा? एक्सपेक्टेड था कि पास होगा, नहीं होगा, होगा तो कौन सा सर्विस मिलेगा? सर पहले तो इनसाइडर लोग शाम से 7 बजे से एक्टिव थे, तो सोने का तो सवाल ही नहीं था। वो हो रहा था कि अब एनआईसी चला गया है, अब आने वाला है, तो ये था कि सर आने वाला है तो आएगा तो है ही। 12 बज गए तो मैं धीरे-धीरे लेट गया था कि अब तो नहीं आएगा, शायद ये फेक न्यूज़ है। बट वो अचानक से आया, तो सर पहली बात तो मैं एक्सपेक्ट किया था कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सर आपके में भी मैं आंसर लिखता था, वहाँ पे भी कॉपी जो रिव्यू होती थी अच्छी होती थी। कुछ तो बेस्ट कॉपी में भी थी, प्लस 1-2 और टेस्ट सीरीज़ लिखा था, उसमें भी मार्क्स अच्छे आते थे। तो ये तो था सर कि मुझे ये पता था कि सिलेक्शन हो जाएगा, बट सर्विस मैं थोड़ा ऊपर की चाहता था कि एटलीस्ट 5400 ग्रेड पे की कोई मिल जाए। बट वो रिज़ल्ट देखा तो थोड़ा दुःख हुआ था मुझे। पहले तो मैं सही बता रहा हूँ सर, मुझे दुःख हुआ था कि सीटीओ मिला है। बट उसके बाद सर कुछ लोगों से बात की सर, जो अच्छे कैंडिडेट थे और वो बाहर हो गए, कुछ नहीं मिला, तो सर मैं थोड़ा ग्रेटफुल हुआ कि मतलब नहीं, एटलीस्ट मैं लिस्ट में तो हूँ। तो मैंने आपको मैसेज में भी यही कहा था हाँ, कि मेरे को पता है खुद से, बट ऐसा एग्जाम का जो फेज है ना, उसमें 70% चीजें प्रेडिक्टेबल हैं और 30% चीजें अनप्रेडिक्टेबल हैं। उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में कभी कोई एक आध पेपर वेपर ऊपर नीचे हो जाता है, कभी थोड़ा उसको लकवक भी बोल सकते हैं। एग्जाम माहौल में कैसे थे, नॉलेज गैप कितना है, इवैल्यूएटर का माइंडसेट कितना है, तो वो 30% तो जी, यार अनसर्टेन रह ही जाता है हमेशा, कि ये 30% है जो अनसर्टेन रहेगा। वही सब, हाँ, क्योंकि अभी फिर मुझे कर लेंगे। समझ में नहीं आया। जी सर। इतना अभी अभी कर लेंगे। तो आप क्या प्लान किया है कि आप यूपीएससी दोगे कि यूपीपीसीएस दोगे? सर अभी भी पीसीएस तो दूर है और उसका सीरीज भी रेडी है, तो मैं अभी तो यूपीएससी लेना है पूरा डेडिकेटेड होके, जो अभी पढ़ आने वाला है, तो तो उसके अभी ये बाद जो फिर। 24 मई का पेपर है, ये देने का प्लान कर रहे हो? जी सर, मैं पढ़ भी रहा था, इंटरव्यू के बाद में पढ़ रहा था, मार्च में मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा। 25 फरवरी को मेरा इंटरव्यू था, उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा। ओके ओके। ठीक है। तो जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, उस उसके बाद से फुल टाइम में पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे अपन, उसके अलावा कुछ और था नहीं, बट फाइनेंशियली तो घर पे सपोर्ट करना होता है, वो कैसे मैनेज हुआ?
नहीं सर, फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरा ठीक है क्योंकि पापा गवर्नमेंट जॉब में थे ऑलरेडी, और ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी। एक भाई था तो वो भी पढ़ रहा था, वो गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक कर रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं था। पापा की सैलरी भी ठीक ठाक थी, तो फाइनेंशियल का इशू नहीं था सर। मेरे यहाँ साथ जो इशू रहा है वो थोड़ा सा इमोशनल रहा है, क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट तो 2021 में होने वाला था यूपीएससी का, और उसी साल सर अप्रैल में ही कोविड आया और मदर की मेरी डेथ हो गई थी अचानक से। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था, तो मेरा लगभग 2022 तक मेरे को कुछ पढ़ने की स्टेट में नहीं था। 2023 से सर मैं पहला, फिर उसके बाद अटेम्प्ट दिया था मैंने। 21 में मैंने अटेम्प्ट दिया था, बस वो सर स्किल देने के लिए दे दिया था, मैं पढ़ नहीं पाया था सर। और 23 वाला अटेम्प्ट मैंने पढ़ के दिया था तो जीएस क्लियर हुआ था, बट सीसैट में फेल हो गया था मैं। तो उसके बाद तो सर 24 में वही जो आपको बताया कि ब्रेक लिया कि फिर बीसीएस दे देते। तो फाइनेंस का इशू नहीं था सर, वो इमोशनल वाला ज़्यादा इशू था। ठीक है, बट वो जब घर पे ऐसी एक मिस हैपनिंग हो जाती है तो हर कोई वीक हो जाता है। आप भी जी वीक होंगे, फादर साहब पे वीक होंगे, भाई पे भी वीक होगा एंड ऑल। और उस टाइम पे शायद एक मन में ये भी होगा कि क्योंकि ये यूजुअली पेपर पास करने का जब से सपना देखने लगते हैं तो वो एक एक जॉइंट सपना रहता है फैमिली का। जी सर, सबका तो होता है। ये होगा तो शायद मदर के साथ भी कभी डिस्कस हुआ हो कि ऐसा करेंगे। तो वो जो 2-3 साल होंगे ना वो बहुत टर्बुलेंट से होंगे, कैसे निकले उससे? सर अब मुझे तो अभी मैं पीछे आता हूँ तो मुझे याद ही नहीं है कि 2021 से 23 तक हुआ क्या क्या। मुझे तो कुछ भी नहीं याद है, बस वो बीता है। इससे मेडिकल में मेडिसिन बेस पर भी था, थोड़ा एनजाइटी और डिप्रेशन वगैरह की मेडिसिन भी चल रही थी। तो सर मुझे कुछ खासा याद ही नहीं है, बस ये था कि बस टाइम कट रहा था, और बस यही था। एक आरओ का पेपर मैंने दिया था, दिसंबर में हुआ था 2021 में। वो पता नहीं कैसे क्लियर हो गया था, मुझे नहीं पता। तो उसका मीन्स फिर 2022 में हुआ था, तो उसमें फिर सर फाइनल में मैं एक नंबर से रह गया था। उसके अलावा सर कुछ ऐसा खाता याद नहीं कि 2 साल में मैंने क्या किया। बट 23 से फिर थोड़ा स्टेबल हुआ था, 23 से फिर मैंने कर लिया। तब से लेके अब तक तो काफी काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो आप, उसके बाद वो काफी पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है। और अभी एक इंसिडेंट और हो गया था मेरे। 4 फरवरी को रिजल्ट आया है ना मीन्स का, और 28 जनवरी को सर मेरी दादी थी, उनका भी वो भी एक्सपायर हो गई। तो वो इंटरव्यू के जस्ट थोड़ा पहले ही हुआ, तो वो भी बहुत दिक्कत था। तो वही सब समस्या है मेरे साथ, और वैसी कोई समस्या नहीं है। तो बहुत मजबूत हो चुका हूँ इस सब वजह से, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था एग्जाम वगैरह का। वो ये तो तो अपने लिए था पॉजिटिव कि, सब हो जाएगा। जी सर, वो अपने लिए ही था कि कुछ अपने लिए करना है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो, देखो आपका लॉस है वो फिल नहीं हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा लॉस है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1-2 अटेम्प्ट देके या यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी करते समय ही 2-3 अगर फेलियर आ जाते हैं तो उसको एक बहुत बड़ा ही मतलब फेलियर मान लेते हैं जिंदगी में कि यार अब तो बहुत गड़बड़ है। तो आपने दोनों फेजेस देखे हैं, बल्कि आपने तीनों फेजेस देखे हैं। आपने एक जी एक सर। पर्सनल लॉस का फेज देखा है, क्लोज बहुत क्लोज फैमिली में किसी का डेथ देखा है आपने, जो फिल नहीं हो सकता, जिंदगी भर नहीं होगा। फिर आपने कुछ 1-2 एग्जाम्स देखे हैं जो हम पास नहीं कर पाए, और फिर अब आपने एक और एग्जाम देख लिया यूपीपीसीएस का जो आप पास कर चुके हो। तो जी अब सर। जो बच्चा नया बच्चा है जो 1-2 साल से तैयारी कर रहा है या प्री पास नहीं हो पा रहा है, उसमें 50% तो माइंडसेट का गेम है। 50% जी अगर सर। आप पॉजिटिव माइंडसेट से रहेंगे तो आप पास कर सकते हैं। तो अगर उन बच्चों को कुछ बताना चाहो कि भाई क्या सोचना चाहिए, मतलब क्योंकि जो जैसा जैसा आप सोचोगे वैसा वैसा ही फीड इन होता जाएगा हर दिन, तो जी कुछ सर। उसके रिगार्डिंग सजेशंस चाहूंगा मैं, नॉन एकेडमिक। सर कि पेपर के फेलियर को कैसे डील करना है, और कैसे मोटिवेट रहना है। सर हाँ, बेसिकली इसका यही है कि सर बेसिकली इसका यही है कि हमारे बीच में से ही लोग सिलेक्ट होते हैं। तो हर हर इंसान एक ऐसा होता है इसके आसपास कोई सिलेक्ट हो रहा होता है, और इंसान यही सोचता है कि यार मैं भी तो सेम ही पढ़ रहा था, बट मेरा नहीं हुआ, इनका हो गया। सर उस टाइम मैं अपने आप से यही कहता था कि अभी मेरा टाइम नहीं है, कुछ भी गलती रह गई उसको पहले तो आइडेंटिफाई करके उसको सही करना है। क्योंकि ऐसा सर नहीं होता है कि हम सब कुछ ही अच्छा कर दें और फिर खराब हो जाए। कुछ ना कुछ कमी होती है, सर मेरे भी मेंस में कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी, तभी थोड़ा कम रह गया। तो सर उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगली बार हम वो रिपीट ना करें, क्योंकि अगर हम सेम बार वही चीज़ गलती रिपीट कर रहे हैं। जैसे सर मैं बहुत लोग को जानता हूँ मेरे साथ के, वो 4 बार मीन्स 5 बार मीन्स दिए हुए हैं, बट वो हर बार सेम पैटर्न पे लिखते हैं, तब तो वो रिजल्ट सेम आता है। हम्म, तो वो आइडेंटिफाई करना सर बहुत ज़रूरी होता है कि मैं पहले गलती आइडेंटिफाई करूंगा तब तो मैं सुधार पाऊंगा। अगर मैं गलती ही नहीं मान रहा हूँ तो सुधारूंगा कैसे? तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि अभी मेरा टाइम नहीं है,
आगे मेरा टाइम आएगा, लेकिन तो उस टाइम के लिए मुझे तैयार होना है, क्योंकि वो एक ही बार मौका मिलेगा और उसमें फिर सर उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बहुत सारा काम किया था, अगर मैं टेलीग्राम पे आप मेरे से कनेक्टेड थे, जी सर। तो उसमें आपने बहुत सारे असाइनमेंट्स बनाए थे, बहुत सारा इनोवेशन भी था उन सारे उस पार्ट्स में। तो ये जी सर। सारा जो नया इनोवेशन है, लिखने का स्टाइल है, ये पेपर में रिफ्लेक्ट हो पाया, नहीं हो पाया, कितने टेस्ट वेस्ट लिख पाए थे, नहीं लिख पाए थे? सर एक्चुअली मैं पेपर में तो रिफ्लेक्ट कर पाया था, क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी वो आपकी मैं पहले दिन से ही स्टार्ट कर दिया था। जैसे आपने कहा था कि इंट्रो कंक्लूजन का सेपरेट कॉपी बना लो, वो मैं पैरेलल बनाता रहता था। और उसके बाद जो ग्राफ वाले पॉइंट्स थे या जो इनोवेशन कीवर्ड वाले थे, वो सभी मैं यूज़ करता था। सर बस वो फ़ॉर्मूला वाला जो था, फ़ॉर्मूला को मैंने एज़ ए मेन पॉइंट बहुत कम यूज़ किया है। मैं ज़्यादातर कंक्लूज़न में ही यूज़ कर पाया था रियल एग्ज़ाम में, बट मैंने यूज़ किया था उसको भी। और बाकी तो सर जो आप कहते थे पैटर्न, जो स्ट्रक्चर होता है आंसर का, वो सब मैं सर पूरा फ़ॉलो किया हूँ लगभग। जो आंसर मुझे आते थे, जो अपने टेम्पलेट से थे, और सर टेम्पलेट के लिए तो मैंने आपको थैंक यू भी बोला था पेपर 6 से निकल के, क्योंकि मैं पूरे में मैंने एक माहेश्वरी टेम्पलेट लगाई थी, क्योंकि वो पेपर ही ऐसा जनरल आया था। तो सर मैंने तो सर पूरा यूज़ किया है वो इन्वेशन का, और मैं तो सर उसमें आगे भी था। उस जो आप कहते थे मैं सबसे पहले करना स्टार्ट करता था, मुझे करना है, वो अच्छा लगता था। मैं कॉपी मैं क्लास लेके आता था, और उसके एक आध दिन में मेरे को तेरा टेलीग्राम पे मैसेज आ जाता था, वो मैंने देखा है बहुत अच्छे से। जी सर, जी सर। अब प्रीलिम्स पे आते हैं, कि अगर एक नया बच्चा है, जैसे 6 दिसंबर को प्रीलिम्स है, तो वो प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कुछ स्टैंडर्ड किताबें हैं, जैसे घटना चक्र है, या कुछ और है? कुछ ऐसी किताबें हैं जो पक्का ही पक्का पढ़नी है, ऐसा कुछ? सर प्लेस तो मेरा सबसे बड़ा हर्डल रहा है, तो बट मुझे अब पता है कि क्या करना होता है सर। वही है कि जैसे हम मेंस के टाइम कहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आंसर लिखो, तो सर वैसे ही मुझे लगता है प्रीलिम्स के टाइम पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पढ़ तो रहे हो, बट उसको अप्लाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए या क्वेश्चन करने चाहिए, ताकि आपका दिमाग जो है वो उस फॉर्मेट में चले, उस फॉर्मेट को पकड़े, वो एप्टीट्यूड डेवलप हो सके सर। तो पढ़ते तो लगभग सब लोग हैं, घटना चक्र भी मुझे लगता है सर हर यूपी से प्रिपेयर करने वाला पढ़ता ही होगा। बट वो अगर जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो हम और थोड़ा तो सर रटना पड़ता है, ये बहुत सीधी बात है सर, उसमें कुछ झूठ बोलना नहीं है। यूपी-पीसीएल में रटे बिना का सर काम नहीं होता है, काफ़ी रटना पड़ता है सर। तो इसमें तो सर यही है कि हर हर सब्जेक्ट की एक बेसिक बुक चाहिए, और उसके बाद आप घटना चक्र पीआईक्यू कर लीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट टेस्ट लगाइए, सर वही है। और अब तो सर थोड़ा एनालिटिकल हो रहा है लास्ट 2 ईयर से, अब वो फैक्चुअल्स थोड़ा कम जा रहे हैं और थोड़ा एनालिटिकल जा रहा है, तो थोड़ा-सा वो भी ज़रूरी है कि एनसीईआरटीज़ वगैरह जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको पढ़ना भी ज़रूरी है। अच्छा, मेंस वाला पार्ट तो हमने चलो कर लिया, अगर उसमें भी आप थोड़ा और लाइट डालना चाहो कि एक एक अच्छा मेंस की प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, कब आंसर राइटिंग करना चाहिए, कि अपने आप आंसर राइटिंग इज सफिशिएंट, या कोई मेंटर वेंटर चूज करके या कोर्स वोर्स चूज करके कुछ वहां पढ़ना चाहिए, मतलब नहीं मेंस सर, में आप? मेंस के लिए तो मेरा यही प्लेन्स, तो चलो आप एक बार फिर से कर सकते हो। बट सर मेंस के लिए एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको बता सके कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, क्योंकि सब सबको अपनी कॉपी बहुत अच्छी लगती है। तो मेंस के लिए मेंटर होना सर बहुत ज़रूरी है, जो आपको बताए कि कहाँ कब क्या करना है, कब कौन-सा चीज़ करनी है, क्या नहीं डालना है, कैसे डालना है, कितना डालना है। ये सब मेंस के लिए सर मेंटरशिप या कोर्स बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो 6 पेपर हैं, और एस्से है और हिंदी है, कभी कभी क्या होता है इन जी सर। 8 पेपरों में कहीं ना कहीं हम कम वेटेज दे देते हैं किसी चीज को, तो कुछ इसमें सजेशन देना चाहो कि भाई ये एक दो तो पक्का पक्का बहुत अच्छे से करने हैं? सर हिंदी में लोग बहुत कम, मुझे मेरा जितना अनुभव है सर, हिंदी को लोग बहुत इग्नोर करते हैं। वो लास्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट करते हैं जब पेपर आने वाला होता है। बट मैंने रिजल्ट आने के पहले ही हिंदी कवर कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि उसमें अगर ग्रामर वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो 70 60 70 नंबर वहाँ पे मिल जाते हैं। तो सर वो बहुत अच्छा होता है कि उसमें 100 नंबर के आसपास आ जाए। और एस्से को भी लोग सर कहीं ना कहीं इग्नोर किया करते हैं कि मैं कल से लिख लूंगा, मैं परसों से लिख लूंगा, मैं भी पढ़ा नहीं हूँ। तो सर मुझे लगता है ये दो पेपर को अगर अच्छे से करते ना हो सर, एथिक्स को भी लोग लाइटली लेते हैं, क्योंकि एथिक्स में सर लोग लिखना नहीं चाहते हैं जल्दी, वो पढ़ते ही रहते हैं, अलग-अलग नोट्स, कोट्स ये सब कलेक्ट किया करते हैं, बट लिखते नहीं। सर ये 3 पेपर इग्नोर होते हैं बहुत ज़्यादा। लोग जीएस 1, 2, 3 पे तो ध्यान देते हैं, बट ये इस पे ध्यान नहीं देते सर। अच्छा, और आंसर राइटिंग कब से करनी चाहिए, क्या लगता है, अगर कोई नया बच्चा है एकदम, जैसे कॉलेज से जस्ट पास आउट हुआ है, या फिर एक प्री दिया है बस? सर अगर एक ही प्री दिया है अगर उसके पास, सर मुझे लगता है एटलीस्ट कुछ तो वो जान जाए कि आंसर लिखना कैसे है, कुछ तो क्या कंटेंट हो, वरना देख के अगर लिखेगा तो मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से अगर वो आधा 1 महीना हो गया है,
वो कोई भी सेक्शन पढ़ लिया हो, कोई भी टॉपिक पढ़ लिया हो, तो उसको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकता है। बट कोई मेंटर होना चाहिए सर, जो उसको बताए कि अब ये ठीक है, ये गलत है, और अपने आप से नहीं हो पाएगी। कोई मेंटर जरूरी होता है सर। और अगर अभी जैसे 6 दिसंबर को प्रीलिम्स का एग्जाम है और 8 एक महीने हैं अपने पास में, मोटा मोटी 8 9 महीने हैं, तो अभी कैसे कैसे जी डिवाइड सर। करना चाहिए? सर अभी तो प्रॉपर मेंस पे टाइम देना चाहिए। जिसका मेंस नहीं प्रिपेयर है उसको पूरा मेंस पे टाइम देना चाहिए। अगर दिसंबर में प्री है तो मुझे लगता है सितंबर लास्ट से, जिसका कभी प्री नहीं हुआ है तो वो सितंबर लास्ट से शुरू कर दे, वरना जिसके हो जाते हैं तो वो अक्टूबर नवंबर से भी स्टार्ट कर सकता है। बट उससे पहले सर अपना मेंस के 8 पेपर अच्छे कर लेने हैं, सबकी नोट्स होनी चाहिए सर, प्रॉपर आंसर राइटिंग हो जाना चाहिए, पीवाईक्यू हो जाने चाहिए सर, ये सब रेडी हो जाना चाहिए। इससे पहले मैं आपके इंटरव्यू वाला एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा, बट उससे पहले मैं कुछ और डिस्कस करना चाहूंगा। यू माइट फाइंड इट अ बिट ऑड, जैसा मेरा है पिछले 1 1.5 साल 1.25 साल के आसपास है भाई मुझे, जो मैं हिंदी मीडियम में यूपीएससी और अभी यूपी पीसीएस में गया हूँ। तो मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं वो गलत हो सकता हूँ, आप उसी बैकग्राउंड से आते हो, पेपर पास हुआ है, तो आप मुझे थोड़ा ठीक कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा ठीक है कि नहीं है। हिंदी मीडियम में जो चुनौती है, जैसे अगर मान लो कि यार ये 2 3 चुनौतियां हैं जिस वजह से हिंदी माध्यम का जो बच्चा है वो ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी भी पास नहीं कर पा रहा है, और अब तो यूपी पीसीएस में भी इंग्लिश मीडियम के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो फाइनली पढ़ रहे हैं। अगर हम वो लिस्ट जी करना सर। चाहें, जैसे अगर मैं पर्सनली एज ए टीचर, तो मेरे को बहुत क्लोजली जानता है, अगर मैं काम करना चाहूँ कि यार ये 2 3 चीजें हैं जिसमें हिंदी माध्यम में और काम किया जा सकता है, तो आपको क्या लगता है वो 2 3 चीजें क्या हैं जो जो एक बच्चे को उन चीजों पे ध्यान देनी पड़ेंगी, मतलब वो प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा? पहली बात तो है मिसगाइडेंस बहुत ज्यादा है सर, कोई भी बता देता है, डीवीडी में कोई भी बताया करता है कि आंसर कैसे लिखना है। जिसने कभी खुद भी मेंस नहीं दिया वो भी सर कॉपी चेक कर रहा है। तो सर स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है सर कि लोग जो सीखे हुए हैं, पहले तो लोग नया सीखने के लिए सब तैयार हो, सबसे जरूरी तो यही है सर। जैसे आप ही इनोवेशन वगैरह करना चाहें तो बहुत लोग थे जो अपोज भी कर रहे थे कि ये ऐसे इससे क्या होगा, ये तो टाइम वेस्ट है, क्योंकि सर आपको वो पता है। इतना लंबा प्रोसेस होता है, इतना लंबा प्रोसेस होता है सर, तो वो लोग तैयार ही नहीं होते हैं पहली बात तो सीखने के लिए। इंग्लिश में आपको दिखेंगे बच्चे जो तैयार हो जाएंगे, हिंदी में सर वो आपको रिजिडनेस दिखेगी कि नहीं नहीं, अभी सब तो ऐसे होता था, ये कोई नया थोड़े है सर, ये इशू है सबसे ज्यादा। और दूसरा सर कहीं ना कहीं इशू है कि गलती नहीं मानते हैं जल्दी हिंदी मीडियम में लोग। वो वो अपने को ही कहते हैं कि मतलब गलती नहीं है, कुछ ऐसा हुआ होगा, बट सर अपनी गलती जल्दी मानते नहीं कि मेरे अंदर भी कुछ फॉल्ट हो सकता है। वो या तो कोचिंग पे या तो टीचर पे बहुत ज्यादा ओवर रिलाई कर जाते हैं सर, ये भी इशू है। वो गॉड फिगर जो वाला जो होता है ना कि भगवान बना देते हैं, वो भी इशू है सर। वो मुझे भी लगता है वो बहुत इशू है, जो नहीं होना चाहिए आइडियली। एक एक स्टूडेंट को स्टूडेंट रहना चाहिए, टीचर को टीचर रहना चाहिए। अगर अगर एज ए टीचर मैं कुछ गलतियां नहीं बताऊंगा आपकी, तो फिर वो गड़बड़ है, वो कहीं रोल जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो कहीं जी गड़बड़ सर। है। एनीवेज उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, और हर किसी को स्ट्रिक्ट लोग पसंद आते नहीं है। पर ठीक है, जैसा है जी वैसा सर। कुछ और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, अब मैं आपके इंटरव्यू पे आऊंगा। कैसा रहा इंटरव्यू, क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे? फिर इंटरव्यू तो वही हरीश प्रताप सिंह के बोर्ड में था, और इत्तेफाक से मेरा सर पहला ही इंटरव्यू था उस दिन। मैं 9:30 बजे एंट्री किया हूँ तो मेरा पहला ही मिल गया था, और वो मैं 10:05 पे बाहर आया था, अराउंड 30 35 मिनट चला था। और पूरा मेरे बैकग्राउंड पे था, क्योंकि मेरी पीजी इकोनॉमिक्स में है, तो पूरा जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो या तो स्टैटिक इकोनॉमिक्स के थे, या तो आज के करंट सिनारियो से जोड़ के, जैसे ऑयल शॉर्टेज या ईवी वगैरह से उसी सब पे सर पूछा गया। तो मुझे सर ऐसा कोई बाउंसर क्वेश्चन नहीं दिया गया। लगभग सारे क्वेश्चन मेरे जो हम मैं एक्सपेक्ट किया था, और आपने भी जो सर वो बना के दिया था एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला, सर उसी से फंसे थे ज्यादातर क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं था कि नया पूछ लिया हो। कुछ बहुत प्रिपेयर्ड था पर उसमें। अच्छा। ठीक है, अब थोड़ा प्रिपरेशन फेज में थोड़ा सा और आता हूँ। देखो, आपके प्रिपरेशन के जो खराब फेजेस हैं वो हमें पता है कि जब जब आपको थोड़ा इमोशनल सेटबैक हुआ है, और कोई ऐसे अच्छे इवेंट भी हुए होंगे कि जिसको देख के लगा होगा कि नहीं यार, आप ठीक है, ये बढ़िया है, या कोई ये कंटिन्यूस सपोर्ट रहा होगा कि यार इस ये है एक ऐसा जिसके थ्रू वो फादर साहब हो सकते हैं, भाई हो सकता है, ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। सर एक्चुअली पापा का ही सपोर्ट रहा है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि जब भी ऐसा होता था तो पापा जानते हैं, क्योंकि पापा गवर्नमेंट लाइन में ही है, तो उनको पता है कि उनके अधिकारी वगैरह से भी वो बात वगैरह करते रहते हैं। तो वो हमेशा यही था उनका कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ, तुम आराम से करो, अभी नहीं हो पाएगा तो अगले टाइम में करना, लेकिन कोई वैसे लोड मत लो, तुम अभी जितना कर सकते हो करो। मतलब मेरे जो रिलेटिव हैं सब क्लोज रिलेटिव या क्लोज दोस्त हैं, वो भी सर मुझसे मतलब मुझसे ज्यादा उनको यकीन था कि मेरा हो जाएगा।
अगर मुझको मेंस लिखने का मौका मिलेगा तो मैं मेंस से बाहर नहीं होऊँगा सर, उन लोग को ज़्यादा यकीन था, मुझसे ज़्यादा यकीन था। असल में मतलब मेरा पहला ही मेंस है, आज से इससे पहले मैंने कोई मेंस नहीं लिखा है, क्योंकि मेरा प्री ही सबसे बड़ी हर्डल रही है मेरे लिए। तो ये मेरा पहला ही मेंस था सर। उसकी वो भूख मुझे आपके असाइनमेंट्स में दिख भी जाती थी। अब पहला मीन्स को आप एज ए स्ट्रेंथ भी देख सकते हो, एज ए वीकनेस भी देख सकते हो। स्ट्रेंथ देखना है तो हम ये कर सकते हैं कि भाई ये मुझे 15 काम मिले हैं, मैं 15 में से मैक्सिमम 13-14 से कम तो नहीं करूंगा, इतने तो असाइनमेंट में सबमिट करूंगा ही, या काम करूंगा उस पार्ट में। आपने पॉजिटिवली यूज किया शायद उस एनर्जी को, तो फाइनली अपने को एक रिजल्ट देखने को मिला है। जी सर। डर लग रहा था क्या जैसे फर्स्ट टाइम मीन्स लिख रहा था तो? नहीं सर, डर नहीं था, क्योंकि सर मैं तो अपने आप आपके बैच के बाद जब जॉइन किया हूँ, तो जो कंटेंट मिलने लगा या जो भी आप असाइनमेंट करवाते थे, शुरुआत में तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता था, क्योंकि रात में 12-12, 1-1 बजे तक हम लोग कीवर्ड बना रहे होते थे। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, पर सर धीरे-धीरे जब 1-2 महीना बीता, तो जब आंसर में उतरने लगा और फिर सर जब उसकी मतलब रियलिटी दिखी, तो मैं क्या करता था कि आपके पैटर्न पे आपका स्टडी फॉलो करके वहाँ पे लिखता था। तो वहाँ पे भी मुझे नंबर अच्छे मिलते थे। और ओके। मुझे सबसे अच्छा लगता था कि सर मेरी कॉपी देख के वो लोग कहते थे कि भाई तुम्हारी कॉपी देखने में अच्छी लग रही है। तो सर ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता था सर। तो इसीलिए वजह से मुझे डर नहीं था सर, मुझे ये था कि मुझे सिलेक्शन मिलेगा, बट मुझे पोस्ट का बस सर था कि कौन-सी मिल सकती है। ये तो था सर, सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं न कहीं इतना तो डिज़र्व करता हूँ सर कि सिलेक्शन हो जाएगा। उसके पीछे आने तक के पीछे की जो मेहनत है ना, वो बच्चा नहीं करता है रितेश, देख। हम ये बता जी पा सर। रहे हैं बिकॉज अपन को पता है कि ये इतने लेवल का एफर्ट ऐसे 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 डालना पड़ेगा, और उसके बाद में रिजल्ट आना मिल जाएगा। तो अगर उन बच्चों को कुछ बताना चाहे कि यार मतलब ये करना ही करना है, या इसको फॉलो करना ही करना है, वैसा कुछ एक दो सजेशंस आपकी तरफ से, बिकॉज वो ना रिजल्ट नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आज से मैं ये मेहनत करना शुरू करूंगा, आज से कीवर्ड निकालूंगा, आज से ग्राफ निकालूंगा, या आज से ये पढ़ूंगा और कल रिजल्ट आ जाएगा ना। 1-1.5 महीने का ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा आपको कि ये आ गया है मेरे पास तो मुझे ये करना है, फिर 6-8 महीने बाद रिजल्ट आता है। जी सर। सर मुझे लगता है कि वही है कि डॉक्टर और टीचर पे सर ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है, वरना वो असर नहीं करता है। अगर डाउट करेगा कोई प्रोसेस पे कि ये कुछ काम आगे आएगा भी कि नहीं आएगा, तो वो उतने मन से उसमें उतना डेडिकेशन से वो करेगा नहीं, और वो करेगा नहीं तो उसको फिर उसका सर यूज़ नहीं मिलेगा। जैसे सर बहुत लोग वो असाइनमेंट वगैरह कॉपी भी करते थे, तो सर उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जो बोलते थे ना कि माइंड फर्टाइल बनाना है, कि आप खुद यूज़ कर सको। सर लास्ट जाते-जाते जीएस 4 के मैंने कितने टेम्पलेट बना डाले थे एग्ज़ाम से पहले, वो आपकी टेक्निक यूज़ करके। तो सर वो माइंड फर्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए जो आप बोलते हैं वो एक्सरसाइज़ करनी ज़रूरी है सर। वो ब्लाइंड फेथ रखना पड़ेगा सर, और प्रोसेस पे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसके बिना सर काम नहीं होगा। अब अगर मैं वापस ले जाऊं आपको कि मानो आपको 2026 में पहला अटेम्प्ट देना है, ये जो दिसंबर वाले पार्ट में है, 6 दिसंबर को है, तो एक जो नया एकदम नया रितेश अगर अटेम्प्ट देने वाला है, तो कुछ एक दो चीजें जो आप पुरानी अपनी जो आपने की हैं, जो आप कहोगे यार मैं ये सब नहीं करूंगा, कुछ एक दो ऐसी चीजें जो जो इन जनरल चलती हैं, आप कितना भी क्रिटिकल होके बता सकते हो इस वाले पार्ट में, जो कन्वेंशनली चलती हैं आंसर राइटिंग में, लेकिन आप कहो यार ये मैं नहीं करूंगा। सर मेरी सबसे बड़ा इश्यू सर है, मैं फैक्ट वगैरह नहीं याद कर पाता हूँ, तो फैक्ट वगैरह थोड़ा खेला है मैंने, शायद वही सर बैकफायर किया है, तो वो मैं नहीं करूँगा सर। मैं बहुत जो फैक्ट हर जगह है वही सर लिखूँगा मैं, मुझे लगता है वही सर बैकफायर हुआ है कई जगह, क्योंकि मुझे सर नहीं याद हो पाता था, तो मैं अराउंड लगभग ऐसे करके लिखता था सर, तो वो इश्यू हुआ है सर, मैं उसी को इम्प्रूव कर लूँगा, शायद अगली बार टाइम भी इम्प्रूव हो जाए। हो जाएगा, आप तो यूपीएससी भी कर लोगे, आपके हिंदी के आंसर अच्छे हैं, होपफुली अब तो यूपीएससी में भी हिंदी मीडियम का रिजल्ट पढ़ने लगा। 450 स्कोर आ गया यार एक बच्ची का, विच इज रियली जी नाइस। सर। उसकी वजह से 500,000 बच्चों को ये जो हम बोलते थे कि 450 लाना है या अचीवेबल है, और लगता था कि नहीं आ ही नहीं सकता है, ऐसे झूठी बातें होती हैं ये सब। अब कम से कम वो जी एक सर। होप होती है, और उस होप में से कुछ पॉजिटिव बच्चे होते हैं जो एनर्जी लगाना शुरू करते हैं तुम्हारे जैसे कि हाँ ठीक है यार, अब उसको अचीवेबल वाले पार्ट के लिए, तो होपफुली सर यूपीपीसी ऐसे लोग का करेंगे। जी सर, ऐसे लोग का नंबर मार्क्स आना भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे होप मिलती है सर बाकी लोगों को कि अगर वो किया है तो हम भी कर सकते हैं। और ये जो चलता है कि हिंदी मीडियम के साथ बायसनेस है ये सब, तो वो सब सॉल्व उससे हट सकता है सर, वो सब जो हम्म, अफ़वाह होती है। ठीक है भाई, आप प्री की अच्छे से तैयारी करो यूपीएससी की। कुछ होगा जी आप तो सर। जी अपन सर। तो टेलीग्राम पे कनेक्टेड ही, वहां देख लेते हैं क्या कुछ पढ़ना है, या अगले 52 डेज का कैसे प्लान करना है। एक बार वो प्लान फाइनल कर लेते हैं, फिर अब अगली जर्नी, अगला यूपीएससी।
जी सर, जी, बिल्कुल। ठीक है? तो सब क्योंकि ठीक रहा तो यूपीएससी का भी क्यूपी जॉइन करूँगा इसी साल। हाँ, मतलब ठीक करना ही है, ठीक रहा मतलब क्या है, पास होना है। अब तो अपने को ये समझ में आ गया कि यू आर अ कैपेबल और कैंडिडेट, टाइम अब कम बचा है, पास होगा। टाइम कम बचा है, इस वजह से थोड़ा अरे हो इश्यू जाता है टाइम कम यार, बचा अरे है। नहीं, टाइम नहीं बचा, मैं बता रहा हूँ, बहुत बचा है। 52-55 दिन ट्रस्ट ऑन माई, अब तो एटलीस्ट यू कैन ट्रस्ट ऑन माई फेस वैल्यू कि हाँ टीचर अरे कह तो रहा है हमें तो सही पहले से कह रहा पहले से होगा। ट्रस्ट था, सर हमें तो पहले से ट्रस्ट था। 50 डेज में 100% हो सकता है। प्रीलिम्स एक्चुअली 30 दिन का गेम है। जेन्युइनली मेरे से पूछेगा तो प्रीलिम्स 30 दिन का गेम है। सर मैं एक्चुअली दोनों बार सीसैट ही खेलूँ, मेरे जीएस में कट ऑफ से 10-15 फिर मार्क्स ज़्यादा ही 45 थे। दिन का game है। फिर थोड़ा ज्यादा है। सीसैट सीसैट मुझे सर इम्प्रूव करना है, वही डर है सर। तो काम करना पड़ेगा, फिर वो 45 डेज है। और ऐसा प्री मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो है, मैं मेरे कभी प्री नहीं रुका। तो वो प्री वाला पार्ट नहीं है वो, मैं जेन्युइनली आपको अपने एक्सपीरियंस, और इतने हजारों 1200-1300 बच्चे फाइनली सेलेक्ट, और बहुत सारे बच्चों के इससे बता रहा हूँ कि अगर आपका जीएस का है तो 30 डेज का गेम है, और सीसेट वाला है तो 45 डेज का गेम है। तो लेकिन सीसेट में आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा भाई, है ना, कि अगर इंग्लिश वाले क्वेश्चंस करने हैं तो उन पे, लेकिन एक ही चीज पे रिलाई मत कर देना कि अच्छा ठीक है मेरा पॉइंट बहुत अच्छा है तो मैं इस पे कर रहा हूँ, तो थोड़ा स्ट्रैटेजिकली अपने को गेम करना पड़ेगा उसमें। जी सर, पुरानी गलती रिपीट नहीं करनी है मुझको, वो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी वो भी। तो आप फादर साहब खुश हैं? तू तो खुश नहीं है, बट हाँ फादर साहब खुश हैं। अरे नहीं सर, मैं भी खुश हूँ, हाँ पापा मतलब भी खुश हैं। ठाकुर में समझ पा रहे हो ना, वो अभी वो पहले वाला पार्ट अलग है, बट हाँ मैं और आप उसमें समझ पा रहे हो कि अगर वो कैपेबिलिटी है, वो ग्लास का पर्सपेक्टिव है ना, हाँ, कितना पानी भरा हाँ हुआ सर है। वही चीज। अगर वो एक पास हो सर जाता है फिर अपन तो ऐसा 1-2 दिन में ही स्विच हो जाते हैं ना कि हाँ यार और बेहतर हो जाता है यार, मजे आ जाते हैं। पर शुरू में पापा भी मुझसे पहले, पापा भी यही कहे थे मुझसे, उनको भी पता है कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ, वो मुझसे यही कहे थे कि 5400 कैसे नहीं मिली कोई, तो हम बताए उनके, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो तो मार्क्स आएगा तभी पता चलेगा। दस एक दिन वही नहीं, बट अदरवाइज फादर साहब खुश हैं। हाँ सर, खुश हूँ। गुड, बढ़िया है। चलो भाई मेहनत करो, फिर मिलते हैं अगले एग्जाम में। ठीक है सर, थैंक यू सर, बात करने के लिए। ओके बेटा, खुश रहो। ओके सर।